नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी खुद को अजर अमर बनाने के लिए टाइम कैप्सूल देश के तमाम हिस्सों में डलवाएंगे और नरेंद्र मोदी की चहेती कंगना रनौत इस देश के किसानों को रेपिस्ट बताएंगी, हत्यारा बताएंगी और न जाने क्या क्या बताएंगी। वो कहेंगी कि पंजाब बांग्लादेश बन जाता यदि मोदी नहीं होते, और मोदी अपनी तुलना सम्राट अशोक से करेंगे, लेकिन काम कोई ऐसा नहीं कर पाएंगे कि जिससे यह कहा जाए कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो यादगार। जी हां, आज कमोबेश ये सारे हालात। कंगना रनौत कहती हैं कि जब किसान आंदोलन चल रहा था तो किसान आंदोलन के दौरान किसानों ने जिस तरीके से बलात्कार किए, जिस तरीके से हत्याएं की और सारी चीजें करी, वो अपने आप में विभत्स था। उन्होंने किसानों को लांछित करते हुए कहा और कहा यह किसान आंदोलन नहीं था, यह आतंकवादियों का आंदोलन था। यह आंदोलन असल में इस देश के जाट समुदाय को गाली देने का आंदोलन था और दूसरी चीजें थी। तो इस तरह से वो कहते, और जाट समुदाय के लोगों को जिस तरीके से वो लांछित करती हैं, पंजाबियों को लांछित करती हैं, वो अपने आप में दिखाई देता है। वो कहती हैं यदि नरेंद्र मोदी नहीं होते तो पंजाब बांग्लादेश बन जाता और न जाने क्या क्या बताती हैं। अरे बांग्लादेश भारत से कई मामलों में बहुत अच्छा है, प्रति व्यक्ति आय में भारत से आगे है, वहां रोजगार का संकट नहीं है, वहां तमाम तरह की समृद्धि है और भारत से महंगी बिजली खरीदने की उसकी क्षमता है। तमाम तरह से वो भारतीयों को रोजगार देने में काम करता है। बहरहाल इन सारी बातों से ऊपर पंजाब भारत का एक अभिन्न अंग था, है, रहेगा। कंगना रनौत क्या पंजाब को भारत से तोड़ना चाहती हैं? ऐसे वक्त में वही बात याद आती है जब सिख धर्म में चूंकि तंबाकू मना है और इसलिए वहां पर मांग की गई थी एक वक्त में कि जहां स्वर्ण मंदिर है उसके आसपास के इलाके में जो हॉली सिटी है उसमें कहीं पर भी तंबाकू, सिगरेट इनका इस्तेमाल ना हो, इस पर प्रतिबंध लगे। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के नेताओं ने वहां रैली निकाल करके कहा था बीड़ी सिगरेट पिएंगे, शान से जिएंगे। इस तरीके से उन्होंने सिख धर्म के लोगों को लांछित किया था। आज उसी तरीके से पंजाब को, जो पंजाब इस देश की सीमाओं की रक्षा में बड़ा योगदान देता है, शहादत में योगदान देता है और देश की आजादी में एक बड़ा योगदान दिया है, उस पंजाब को बदनाम करती हैं। क्यों? क्योंकि वो एक फिल्म लाती हैं श्रीमती इंदिरा गांधी को लांछित करने के लिए, कांग्रेस को लांछित करने के लिए, इमरजेंसी के नाम पर, जिसमें सिख धर्म के लोगों पर बड़े अभद्र ढंग से टिप्पणी है। ऐसी स्थिति में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और सिख धर्म के लोग उसको लेकर के सवाल उठाते हैं, सरकार से सवाल करते हैं, क्योंकि वो सरकार में सांसद है, इसलिए उनकी हर फिल्म पास हो जाएगी, कोई आपत्ति नहीं आएगी, सेंसर बोर्ड भी कुछ नहीं पूछेगा। तो जब इस तरह की स्थिति होती है तो निश्चित रूप से सवाल आता है कि भावनाएं आहत करने का अधिकार सिर्फ भाजपा को है, भाजपा के नेताओं को। बहरहाल मेरा अपना मानना है, फिल्म है, इनमें किसी भी तरह की हो कभी रोक नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह।
हर एक अपने अपने ढंग से बनाता है, जिसको पसंद आएगी देखेगा, जिसको नहीं पसंद आएगी नहीं देखेगा। ये कोई सच तो है नहीं, काल्पनिक होता है, कुछ मिश्रित होता है, कोई कुछ होता है, कुछ किताबों पे आधारित हो। तो इस तरह से करती, लेकिन किसानों को आप कैसे लांछित कर सकते? किसान 13 महीने तक दिल्ली की सीमा पर, हरियाणा की सीमा में, हरियाणा राज्य में बैठे रहे, तपस्या की तरीके से उन्होंने आंदोलन किया। अपने घरों से, अपने गांव से, सब जगह से अनाज खाने का सब कुछ लेकर के आते थे और आंदोलन कर रहे थे। 750 किसान वहां शहीद हो गए। उनको श्रद्धांजलि तो आप नहीं देंगे, यह कहेंगे। शायद यही वजह थी कि सीआईएसएफ की उस कांस्टेबल ने इसे थप्पड़ मारा था। क्यों थप्पड़ मारा था? बिल्कुल जायज था। तब उसने यह कहा था कि महिलाएं, जो किसान महिलाएं थी जो वहां प्रदर्शन में गई थी, कि महिलाएं 100-100 रुपए में बिकती, महिलाओं को 100-100 रुपए में बिकने वाला बता रही थी। यही बात थी शायद जिस कारण उसने थप्पड़ जड़ा था। बहरहाल, मैं इस हिंसा को भी उचित नहीं मानता हूं, और यह भी उचित नहीं मानता हूं कि उस सिपाही ने सही किया, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रही थी, उसका काम था सुरक्षा करना। ऐसे में उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए। उसको एक जवाब देना था तो अलग कहीं मिलती, तब कहती कि आपने गलत किया है और ऐसा नहीं करना चाहिए। आप उस पर कुछ कह सकती थी, लेकिन यह नहीं। बहरहाल, इस तरह से यह तो अपने सांसद होने का, पार्लियामेंटेरियन होने का कोई भी वह नहीं दिखाती है, गरिमा नहीं दिखाती है। और जिस तरीके से वो लगातार बोल रही है, उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के संस्कार ही ये हैं, तो फिर और क्या कहा जा सकता है। उनके संस्कार कुछ इसी तरीके से। हमने स्मृति ईरानी को भी देखा है, हम इसको भी देख रहे हैं, हम कुछ और सदस्यों को भी देखते हैं कि वो किस तरीके से करते हैं और किस तरीके से झूठे आरोप भी लगाते हैं। आपने देखा था फ्लाइंग किस का आरोप लगाया गया, जबकि कहीं कोई फ्लाइंग किस जैसा था ही नहीं। सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ था। शिकायत दी गई थी स्पीकर राहुल गांधी के खिलाफ। भाजपा इसी तरह से करती है, यही उनका चाल चरित्र चयन है। बहरहाल, यह तो हुई एक बात। दूसरी, जब चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तब भारतीय जनता पार्टी पूरा जोर लगाए हुए है कि किस तरीके से हरियाणा का चुनाव टल जाए, उसकी तारीखें टल जाए। और उसके अभियान में इंडियन नेशनल लोक दल, यानी चौटाला की जो पार्टी है, वह भी आकर के खड़ी हो गई। कभी भाजपा के साथ चौटाला का परिवार का एक हिस्सा आके जेजेपी बन के खड़ा हो जाता है, और कभी दूसरा हिस्सा इनेलो बन के खड़ा हो जाता है। तो आप इससे समझ सकते हैं। तो अब अभय चौटाला ने भी यह मांग कर दी है कि हाँ, तारीख बदली जानी चाहिए। क्यों? गांव के लोग कहां जाते हैं, वो कहां छुट्टी मांगते हैं, कौन सा वो करते हैं? निश्चित रूप से इनेलो का वोटर तो ग्रामीण वोटर है, किसानी का वोटर है। वो कंगना रनौत के इस गद्दे बयान पर नहीं बोलते हैं, वो उस पर बोलते हैं, उस पर हामी मिलाते हैं। बहरहाल, चुनाव की तारीखें बदले या न बदले, जनता हरियाणा की जानती है कि उसे क्या करना है, किसने किसानी को बर्बाद किया है, किस तरीके से, और किसने किसानी को साथ दिया। आपको याद होगा, एमएस स्वामीनाथन को लिटरल एंट्री के तहत सलाहकार के पद पर लाया गया था। तब सचिव नहीं बनाया जाता था, डिप्टी सेक्रेटरी नहीं बनाया जाता था, डायरेक्टर नहीं बनाया जाता, सलाहकार रखे जाते थे। सलाहकार रखने के लिए लिटरल एंट्री की व्यवस्था थी, ओएसडी रखने के लिए थी, ना कि इसके लिए थी। बहरहाल, लिटरल एंट्री के जरिए जो सलाहकार परिषद बनी थी देश की, उसमें ऐसे ही विद्वान लोग थे। तो स्वामीनाथन जी थे जिन्होंने किसानों की समृद्धि के लिए काम किया। यह काम किया था सोनिया गांधी के नेतृत्व वाले उस, और स्वामीनाथन जी ने जो सिफारिशें दी थी उन्हें लागू करने का काम था।
कांग्रेस पार्टी ने सारी सिफारिशें लगभग लागू कर दी थी, सिर्फ 3 रह गई, और जो 3 रह गई थी सरकार चले जाने के कारण वह नहीं हो पाई थी, वह करने का जिम्मा भाजपा का था। भाजपा के जो उस समय धनखड़ थे, जो किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जो हरियाणा में कृषि मंत्री भी बाद में रहे, वो धनखड़ प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, वो धनखड़ कपड़े उतार के प्रदर्शन करते थे कि लागू करें और ये कर। और जब उनकी सरकार आई तो उन्होंने न लागू कराया, न उस पर कोई काम किया, न सरकार पर दबाव बनाया। यानी आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरीके से खाने के दांत दूसरे, दिखाने के दांत दूसरे, ये हरियाणा ने देख लिया। रोजगार का मसला हो, वहां मेडिकल कॉलेजेस बनाने का मसला हो, वहां इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का मसला हो, वहां पर यूनिवर्सिटीज का हो, केंद्रीय संस्थानों का हो, या हरियाणा के डेवलपमेंट के नाम पे वास्तविक डेवलपमेंट का हो, उस पर कोई काम पिछले 10 साल में, चाहे खट्टर की सरकार रही हो, चाहे सैनी की सरकार हो, किसी ने नहीं किया। और जब चुनाव आ गया, चुनाव के चंद दिन पहले भर्ती की घोषणा करते हैं कि अब भर्ती होंगी, तो आप समझ सकते हैं कि किस उद्देश्य से होता है ये सारा खेल। तो चुनाव आयोग तो चूंकि पहले ही हम लोग कहते हैं भाजपा का है, तो शायद वो तारीख तो बदलेगा, क्योंकि वो अपने मालिकों का आदेश कैसे टाल सकते। तो इस बात को आप समझ लीजिए। बहरहाल ये चुनाव का दौर है, ऐसी स्थितियां हैं। नरेंद्र मोदी यूक्रेन जाते हैं, तुलना अपनी करते हैं वो सम्राट अशोक से। कैसे? सम्राट अशोक का शासनकाल जो था, पाटलिपुत्र से यदि बात करें तो बंगाल की खाड़ी से शुरू होकर के तक्षशिला के आगे, यानी आज की डेट में यदि अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा कह दें, वहां तक था। और माना जाता है कि वो अब तक का सबसे बड़ा शासन था। उसी को अखंड भारत भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसके अलावा और कोई अखंड भारत का ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है। तो सम्राट अशोक ने, लेकिन सम्राट अशोक ने जो किया था वह भी जान ली। उसने अपने सगे भाई जो युवराज घोषित थे, उनको उनकी हत्या करा करके सत्ता हासिल की थी। अपने पिता को मौत के मुंह में ढकेल के सत्ता हासिल की थी। अपने 99 चचेरे भाइयों की हत्या करके उसने सत्ता हासिल की थी। 34 साल की उम्र में वो गद्दी पर उसने कब्जा कर लिया था। उसके पिता ने उसे आदेश दिया था कि तक्षशिला जाइए और वहां आंदोलन को दबाइए जो विद्रोह हो रहा है। और वहां पर जो पहले से बड़ा बेटा था, उसे कहा गया कि आप पाटलिपुत्र आइए। तो अशोक वहां न जाकर के पाटलिपुत्र आ जाता है, अपने पिता का आदेश नहीं मानता है और पिता को मौत के मुंह में ढकेल देता है, वो मर जाता। तो इससे आप समझ सकते हैं लगातार इस तरीके से घटनाएं। और फिर अशोक ने अपने शासन स्थापित करने के लिए, इतना साम्राज्य बढ़ाने के लिए कत्ल, इतने कत्ल किए कि उन कत्ल की संख्या गिनना आसान नहीं। उस जमाने में कहते हैं कि उसने जब कलिंग पर आक्रमण किया था, जो हिंदू राज्य था कलिंग, तो उस कलिंग में पर जब उसने चढ़ाई करी और आक्रमण किया, तो वहां पर उसने 1 लाख से अधिक लोगों को मार डाला। तो यानी आप यह समझ लीजिए कि अपने पूरे साम्राज्य में उसने करीब 3-3.5 लाख लोगों की हत्याएं की थी। तब वो बना। नरेंद्र मोदी सत्ता में 13 साल मुख्यमंत्री रहे गुजरात के। उन्होंने क्या किया? सत्ता स्थापित करने के लिए, सत्ता में आने के लिए, कुर्सी पाने के लिए जो गोधरा कांड हुआ वो किसी से छिपा है क्या? गुजरात के तमाम दंगे हुए जिनमें हजारों लोग मरे, और जो आधिकारिक आंकड़ा है उसके मुताबिक 1180 लोग मरे थे। और 1180 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन था? उसके अलावा
फिर आप देखिए लगातार जिस तरीके से घटनाएं हो रही, देश के तमाम हिस्सों में अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, उन्हें कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी ईसाइयों को दूसरी तरीके से करके और लांछित किया जाता है, हमले किए जाते हैं। तो उसी तरीके से नरेंद्र मोदी के शासनकाल में भी हो रहा है। उन्होंने वह शासन करने के बाद में यहां शासन संभाला। तो 34 साल की उम्र में अशोक बना था और उसने 36 साल शासन किया। 36 साल के शासन के बाद में उसने यह सबक लिया कि नहीं, हमें शांति अहिंसा के साथ काम करना चाहिए, हमें भगवान गौतम बुद्ध के उन आदर्शों का पालन करना चाहिए। और उसके बाद उसने वो किया। अशोक ने भी एक शादी विदिशा में की थी, एक बनिया परिवार की लड़की से, और फिर उसे छोड़ के चला आया था। इसी तरीके से आप देखिए नरेंद्र मोदी अपनी पत्नी को छोड़ के चले आते हैं, 1 साल सवा साल उनके साथ रहते हैं और उसके बाद उन्हें छोड़ के चले आते हैं और खुद को अपने सारे विधानसभा चुनाव में, 4 विधानसभा चुनाव लड़े, उन्होंने उसमें खुद को अविवाहित घोषित किया था। और जब लोकसभा चुनाव आया, शोर मचा, तब उन्होंने मजबूरन अपने आप को अपनी पत्नी का नाम लिखा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना झूठ बोलने का धंधा चलता है। तो जब यह धंधा चलता हो तो आप समझ सकते। बहरहाल इसी तरीके से तमाम किस्से हैं। तो नरेंद्र मोदी अब उस तुलना में जीते हैं। अभी पाटलिपुत्र में जब जाकर के नालंदा के यूनिवर्सिटी का, जिसका पुनरुद्धार मनमोहन सिंह सरकार में हो गया था, उसके एक भवन का उद्घाटन करके नरेंद्र मोदी वहां से उस ज्ञान पर चलना चाहते, बताना चाहते। नरेंद्र मोदी भी 74 साल के हो चुके हैं, लेकिन इन्हें अभी भी ज्ञान नहीं है। ये हाजी शहजाद अली का बुलडोजर चलवाते हैं। ये बुलडोजर चलवाते हैं उन तमाम सारे अल्पसंख्यकों के परिवारों पर, घरों पर, गाड़ियों पर, सब पर, जो उन्हें अच्छे नहीं लगते। लेकिन यदि सम्राट अशोक की बात करेंगे तो उन्होंने कहा था सभी धर्मों को समान रूप से आदर करना चाहिए, सबको समानता से लेके चलना चाहिए, जनता की बात सुननी चाहिए, जनता के लिए करना चाहिए। नरेंद्र मोदी मन की बात सुनाते हैं, मन की बात करते हैं। तो यूक्रेन जब जाते हैं तो यूक्रेन के राष्ट्रपति उन्हें खरी खरी सुना देते हैं कि आपके कारण से आज रसिया इस तरीके की स्थिति में है कि हम, यह पूरी मानवता युद्ध में फंसी हुई। निश्चित रूप से वो उन्हें आईना दिखाते हैं, इसीलिए उनसे ज्यादा देर उनके साथ नहीं रुकते हैं। बहरहाल दूसरी तरफ इस तरह से अधिनायकवादी सोच वाले नेतन्याहू को इजराइल में वहां की जनता, उनके लोग दिखाते हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं और खड़े हो जाते हैं कि आप गुनाह कर रहे हैं मानवता के साथ, देश के साथ और सभी के साथ। तो यह स्थिति है। लेकिन भारत में लोग नहीं खड़े होते। भारत में तो नरेंद्र मोदी की इसमें वाहवाही करते हैं कि वो टाइम कैप्सूल डलवाएंगे राम मंदिर के, उसमें टाइम कैप्सूल डलवाएंगे वो नए संसद भवन में, टाइम कैप्सूल डलवाएंगे वो सेंट्रल विस्टा में, वो टाइम कैप्सूल डलवाएंगे देश के तमाम सारे उन हिस्सों में जहां कहीं पे भी कोई सड़क बनेगी, बड़ी कोई पुल बनेगा, कोई बांध बनेगा, मरम्मत होगा, उसमें भी डलवाएंगे। क्यों? जिससे सदियों बाद भी यह याद रखा जाए कि यह तो नरेंद्र मोदी ने बनाया। अशोक ने शिलालेख लिखवाए थे और उनमें प्रवचन लिखवाए थे, नैतिक शिक्षाएं दी थी, लेकिन आप अपने नाम के लिए यह है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं, किसानों और सबके मरने पर एक बार दुख नहीं व्यक्त किया तो वह शख्स आखिर क्या करेगा। सबको
सिर्फ लांछित करेगा, खुद कुछ नहीं कर सकता। महिलाओं की बात करता है लेकिन महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित कर देता है, वह नरेंद्र मोदी। तो देश की जनता यह समझ चुकी है।